तो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा मैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। जैसा नाम, एक ऐसी सरफेस, सरफेस वो जिसमें एरिया होता हो, सरफेस हो, ठीक है ना, जिसमें सरफेस होता हो। जैसे एक मिनट सुनिए गौर से, यदि मैं आपको रिंग दूं तो रिंग के पास एरिया होता है पर सरफेस नहीं होता, याद रखिएगा। रिंग एक एरिया जरूर ऑक्यूपाई कर सकती है, रिंग को जमीन पे रख दूं तो वो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है, पर उसके पास सरफेस नहीं होता, सरकमफ्रेंस होती है सिर्फ। तो पहले तो कई लोग यही नहीं जानते कि सरफेस वर्ड कब यूज करते हैं। अब उसी रेडियस की मैं रिंग की बजाय यदि डिस्क यूज करूं, हाँ अब हो गया सरफेस, अब है वो सरफेस। समझ में आ रहा है? एक सरफेस जिसे हम टच कर सके, एक एरिया को टच कर सके, जब हम टच करें तो एरिया की फील आए, सरफेस एरिया। तो एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। समझ में आ गया सिंपल डेफिनेशन। अब इस सरफेस की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए इसको अलग सेपरेट करके पढ़ाया जाता है। फिर से सुनिए, इसमें पढ़ तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने के दौरान यदि हम ऐसी सरफेस को फेस करें तो इसमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती है, कुछ यूनिक, ये एक अलग टाइप का प्लेयर है। तो चलिए इस प्लेयर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक सबसे सस्ता एग्जांपल जिसे पढ़ाने में इजी रहता है, ये मैंने स्फेयर लिया। बेटा स्फेयर बोला है तो स्फेयर के तरीके से ही सोचना, क्योंकि आपने यदि इसे सर्किल की तरह सोचा तो एक गड़बड़ हो जाएगी, इसमें सरफेस नहीं है, सर्किल में सरफेस नहीं होती रिंग में, ठीक है, रिंग में। इसे स्फीयर की तरह समझना। अब स्फीयर प्लास्टिक की बॉल, सरफेस है या नहीं? अब इसके सेंटर पर यदि मैं एक प्लस क्यू चार्ज रख दूं, है ना, सेंटर पर, तो बेटा ये सभी पॉइंट बराबर दूरी पर है, ये सभी पॉइंट बराबर दूरी पर है। बताइए पॉइंट ए, यदि पॉइंट ए पर मैं आपसे पोटेंशियल पूछूं, पॉइंट ए पर कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है, ये आर रेडियस है, तो इसकी वजह से वही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। समझ में आ गया? इस पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू अपॉन आर होगा। मजे की बात, पॉइंट बी पर भी यही पोटेंशियल होगा, ये रहा ये वाला पॉइंट। पॉइंट सी जो कि रेंडमली कहीं और पॉइंट है, लेकिन है स्फीयर की सरफेस पर ही, तो पॉइंट सी पर भी यही पोटेंशियल होगा या नहीं होगा? यानी इस स्फीयर पे कहीं भी पॉइंट ले लूं, यहां पर 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 ले लूं, यहां पर, तो इन सभी पॉइंटों पर क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो बताइए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक एग्जांपल हुई कि नहीं हुई? सबसे सस्ता एग्जांपल स्टार्ट किया है मैंने। सच सरफेसेस आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार फील करिए, फील कर लीजिए, प्लास्टिक की बॉल में बीचों बीच एक पॉइंट चार्ज रख दूं, बीचों बीच, तो इसके इन पॉइंटों पर क्योंकि एक जैसा पोटेंशियल होगा, तो ये जो सरफेस हुई वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल तो हो गया, अब इसकी सीधे प्रॉपर्टीज चालू करते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये पूरा ये जो स्टार लगाया है मैंने 3 स्टार, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड गिव्स देयर प्रॉपर्टीज, ये पूरा मिलके आता है 3 नंबर का क्वेश्चन। या तो ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1 सुनेंगे बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 1, अच्छा मैं ये चाहूंगा कि आप अपने नोट्स को स्प्लिट, मतलब अपनी स्क्रीन को स्प्लिट करके नोट्स पैरेलल में रख लीजिए, नोट्स को पैरेलल में रख लीजिए, हैंड टू हैंड पढ़ते चलिए, इतना कर लीजिए प्लीज मेरे कहने पे, ठीक है। चलिए अब पहली प्रॉपर्टी ये कि यदि मैं कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बैठा है, कोई दूसरा चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज यहां बैठा हुआ है, यदि मैं, ठीक है, स्क्रीन स्प्लिट नहीं होती है, क्यों नहीं होती बेटा, क्यों नहीं होती? ठीक, चलो देखिए बेटा मैं क्या कर सकता हूं, ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है टेक्निकली, ठीक है। अब सुनो, अब मैं ये कह रहा हूं यदि कोई चार्ज, देखो जनरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कल भी हमने एक सवाल कराया था, ठीक है, कल भी एक सवाल कराया था। फिर भी सुनो, यदि मैं किसी चार्ज को इधर से उधर मूव करता हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है। किसी चार्ज को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में खिसकाया मैंने, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हो सकता है वो वर्क डन पॉजिटिव ना आके नेगेटिव है, लेकिन वर्क डन कुछ ना कुछ एक्शन में रहता है। If a charge is moved from one point to another, if a charge is moved from one point to another, लेकिन एक ऑफर चल रहा है इसमें कि यदि किसी चार्ज को आपने इधर से उठा के इधर रख दिया, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे से उठा के इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही कहीं रख दिया,
इक्विपोटेंशियल सरफेस से उठा के इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही रख दिया। यानी मान लो सपोज करो किसी टेस्ट चार्ज को इधर से इधर खिसका दिया मैंने, देखो ऐसे ऐसे, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी ये 0 होगा। ये पहली प्रॉपर्टी है, ये पहली प्रॉपर्टी है। एक बार मैं इसको शब्दों में बोल रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहली प्रॉपर्टी, द वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। समझना, यदि किसी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस से उठा के इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही रख दूं, यहां से उठा के यहां रख दूं, ये नहीं यहां पे रखा हुआ है यहां रख दूं, तो वर्क डन करना पड़ेगा। यहां से उठा के यहां रख दूं, वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन यहां से उठा के मैंने यदि यहां रख दिया या यहां से उठा के यहां रख दिया, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस से उठा के इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही रख दिया, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। चलिए मैं प्रूफ कराता हूं इसको, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ बहुत सिंपल है, बताइए। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, बताना VB माइनस VA होता है या नहीं होता? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, VB माइनस VA होता है ना? बिल्कुल होता है, ठीक है। अब बाई चांस ए और बी कौन से पॉइंट है? ए और बी ऐसे पॉइंट है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बैठे हुए हैं। ए भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर है, बी भी, यानी ए पर यदि 10 वोल्ट होगा तो बी पर भी 10 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा। यदि इसकी वजह से यहाँ पे 10 वोल्ट वोल्टेज है तो इसकी वजह से भी यहाँ 10 वोल्ट होगा। तो बताइए ये RHS कितना आएगा? बी में से ए घटाऊंगा तो कितना आएगा? VB में से VA घटाऊंगा तो ये 0 आएगा। 0 आएगा ना? तो बताइए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो अगली लाइन देखिए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी 0 हो गया। हो गई पहली प्रॉपर्टी प्रूफ, हो गई। नोट्स देखते चलना, जिसकी स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है पहली प्रॉपर्टी यही लिखी होगी, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। बेटा ध्यान रखना, कंडीशन अप्लाइड है ये। बताना ये पॉइंट डी है, यदि मैं उठा के यहां ले जाऊं क्या अब भी वर्क डन 0 होगा? यदि ए से उठा के डी पे रख दूं, चार्ज को ए से उठा के डी पे रख दूं, अब नहीं होगा वर्क डन 0। ए से उठा के बी पे रख दूं, ए से उठा के सी पे रख दूं, तो वर्क डन 0 है। और एक चीज तो आपको पहले से पता है, यदि ये वर्क डन 0 आ गया है या ये वर्क डन कुछ भी आ गया है, तो ये जो वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप इसे उठा के यूं रास्ते से ले आते तो भी वर्क डन 0 होता। सुनिए बेटा, यदि आप किसी चार्ज को ऐसे खिसका के लाए हो वर्क डन 0, और ऐसे उठा के ऐसे लाए हो तो भी वर्क डन 0 ही होगा। ये जो वर्क डन आप पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हो ये कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर में है। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पाथ पे। जल्दी बोलो, पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? पहली प्रॉपर्टी मन में बोल लो, मेरे साथ साथ बोलो, बोलो मेरे साथ, ठीक है ना? जैसे पंडित जी पूजा करवाते हैं, वर्क डन बोलते जाओ वहीं पे। जैसे हम सभी वही क्या कहते हैं, भारतीय है नहीं और सबको अपनी बहन समझेंगे तो बोलते नहीं थे उस लाइन को, ठीक है, कि हम क्यों भाई सबको बहन समझेंगे, ठीक है। वो आती थी ना प्रेयर में, जो मैं तो लाइन स्टार्ट ही भूल गया। देखो पता है, एक बार एक टीचर कहता है, मोरल एजुकेशन दे रहा था, हाँ इंडिया इज आवर कंट्री, है ना, एंड एवरी ये सब। तो देखो एक बार एक मोरल एजुकेशन देख रहा था। मोरल एजुकेशन, हमें बेटा हर लड़की को अपनी माँ की तरह समझना चाहिए, उसमें माँ का पिक्चर देखना चाहिए। वो तो मोरल एजुकेशन दे रहा था, है नहीं, एक नैतिकता की बात कर रहा था कि हमें हर लड़की को माँ की नजर से देखना चाहिए। ठीक है, समझ गए कि हाँ चलो बेटा आज के बाद हर लड़की को माँ की नजर से कौन कौन देखेगा? तो सबने हाथ खड़ा किया, सबने हाथ खड़ा किया, ठीक है। सिर्फ मैंने नहीं हाथ खड़ा किया था, मैंने नहीं हाथ खड़ा किया। तो टीचर बड़ा गुस्सा हो गया, बड़ा बदतमीज लड़का है तू, है, तुझे इतनी अच्छी बात सिखा रहा हूँ नहीं समझेगा, तू तो वाकई बहुत बदतमीज है। तो मैंने की देखो सर, मैं यदि हर लड़की को अपनी माँ के समान समझूंगा तो मेरी आदत तो सुधर जाएगी, लेकिन मेरे पापा की आदत तो बिगड़ जाएगी ना। मेरी आदत तो सुधर जाएगी लेकिन मेरे पापा की आदत तो बिगड़ जाएगी ना। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे पापा के संस्कार बिगड़ा हो, मैं बिगड़ जाऊं ठीक है, लेकिन मैं अपने पापा के संस्कार नहीं बिगाड़ना चाह रहा, उसमें क्या, ठीक है। चलिए आ जाइए इधर। अच्छा, हम में से कई लोग जनवरी को रिजोल्यूशन लेते हैं, 1 जनवरी को, कि हम कल से जिम चालू करेंगे, कल से ये, ठीक है। तो कुछ के रिजोल्यूशन क्या होते हैं 1 जनवरी को? तो ठीक है, पहला रिजोल्यूशन, आज के बाद मैं किसी पराई लड़की को बुरी नजर से नहीं देखूंगा।
पहला रिजोल्यूशन, आज के बाद मैं किसी पराई लड़की को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। वाह जी वाह। पता है फिर दूसरा रिजोल्यूशन क्या होता है? आज के बाद किसी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। दूसरा, आज के बाद किसी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। हो गया, यानी पहला वाला कैंसिल हो गया। ठीक, चलिए तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, क्या कह रहा है सर आपने यहाँ पर, देखो मैं अब वो स्टाइल मार रहे हैं नहीं यहाँ पर, सर आपने यहाँ पर के क्यू अपन आर क्यों नहीं रखा, वो भी तो ए पर ही है इक्वल। क्या कह रहा है भगवान जाने क्या कह रहा है, के क्यू अपन आर ही तो है भगवान, ये समझ में नहीं, ये के क्यू अपन, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल के क्यू अपन आर ही तो है। विष्णु क्या कह रहा है विष्णु? कभी कभी मुझे लगता है कि सर आपने, जल्दी बोल, हाँ क्या कह रहा है, बस जल्दी टाइप कर। सर आपने यहाँ पर के क्यू अपॉन आर नहीं रखा, वो भी तो ए ही है। हाँ बस, तो वही तो बोल रहा हूं मैं, के क्यू अपॉन आर ही तो रखा है। रहने दे बेटा, मैं इससे ज्यादा नहीं समझा सकता। ठीक है, तो मेरे साथ साथ बोलो बेटा, है ना, वर्क डन, मैं ये फील कर रहा हूं आप बोल रहे हो मेरे पीछे, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2, मैंने कहा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ यूनिक प्रॉपर्टी रखता है। इसकी ये खूबी कि साला वर्क डन ही जीरो मिलेगा, कोई पैसे नहीं खर्च हो रहे मूव करने में। यदि ऐसे ले जाओगे कोई वर्क डन नहीं होगा, ले जाओ ऐसे ही फ्री में। चलिए, अब दूसरा है कि यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अभी मैं बार बार स्फीयर बना रहा हूं क्योंकि स्फीयर से आपको समझना स्टार्ट हो गया, लेकिन एक मिनट सुनो, कैसी भी सरफेस हो तो भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। अब सपोज करो, अब मेरी अगली प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब भी टाई अप करेंगी, जब भी लिंक होंगी, तो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये रिश्ता बना हुआ है उनमें आपस में कि चल आज से तेरा मेरा रिश्ता परपेंडिकुलर का है। यानी यदि मैं यहाँ पे छोटी सी कोई टेंजेंट लू, छोटी सी टेंजेंट लू, बहुत छोटी सी, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तिरछी नहीं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होंगी ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये होंगी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। समझिए कवि क्या कहना चाह रहा है इस प्रॉपर्टी से, कि यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस सरफेस पर एक छोटा सा, मैंने बोला सरफेस पर परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर डालना, देखो स्ट्रेट इस पर परपेंडिकुलर डालना जानते हो ना, ऐसे डल जाता है परपेंडिकुलर, यहां डालना है, यहां डल गया। लेकिन जब कोई कर्व होता है और इस पर परपेंडिकुलर डालना हो, तो पहले हल्की सी टेंजेंट लीजिए, फिर उस पर परपेंडिकुलर डालिए, पहले हल्की सी टेंजेंट लीजिए, फिर परपेंडिकुलर डालिए। मतलब टेंजेंट का मतलब वहां पर एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन इमेजिन करिए। बेटा ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, देखो ये कर्व है, अब कर्व पे यदि कर्व पर परपेंडिकुलर डालना है, तो आपको कर्व को पता है क्या फील करना है, ये छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। आपको ये फील करना है कि ये छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। तो यदि यहाँ परपेंडिकुलर डालना है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे परपेंडिकुलर डालो, यदि यहाँ परपेंडिकुलर डालना है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे परपेंडिकुलर डालो। यानी किसी कर्वेचर पर परपेंडिकुलर ऐसे ही डाला जाता है। और ये जो देखो ये कर्व है, ये छोटी 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 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। दिख गया होगा, फील हो गया होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी कर्व को ऐसे ऐसे मिटाने की बजाय वहां पर टेंजेंट डाल देते हैं, वो टेंजेंट ही है ये। मतलब ये यदि मैं ये जो हल्की सी स्ट्रेट लाइन है इसको आगे पीछे बढ़ा दूं, तो यही टेंजेंट होती है। तो यानी मैं क्या कह रहा हूं कि यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यदि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसके किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होंगी। ये है सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए अब इसको मैं प्रूफ करा रहा हूं, अब इसको प्रूफ करा रहा हूं। देखिए सपोज करो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, अनडाउटेडली कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। अब मैंने किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को, सपोज करो इसको प्लस क्यू लिख देता हूं,
किसी टेस्ट चार्ज को, स्मॉल क्यू को यूं खिसका दिया, dr, मामूली, इतना मामूली डिस्प्लेसमेंट खिसका दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, बहुत मामूली सा। तो लेट अ टेस्ट चार्ज इज मूव थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब मामूली सा खिसका है। इसमें क्या है, मैंने बहुत बड़ा खिसका दिया या यूं खिसका दिया, अच्छी खासी, ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत मामूली सा खिसका रहा हूं, मामूली dr डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए स्मॉल वर्क डन इन डूइंग सो, ऐसा करने में मुझे जो हल्का फुल्का वर्क डन करना पड़ा होगा, बेटा टेक्निकली तो यही फॉर्मूला है, बोलो टेक्निकली यही तो फॉर्मूला है, स्मॉल वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज dr हियर? dr है जो यहाँ पे थोड़ा सा खिसकाया है मैंने, यूं करके खिसकाया है, ऐसे नहीं सरफेस पर खिसकाया है। लेकिन ये भाई साहब जीरो होंगे, बताओ ये जीरो क्यों होंगे? ये dw जीरो होगा, सोच के बताओ क्यों होगा ये dw? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी 1। हर्ष तेरी स्पीड बड़ी शानदार है, मेरे बोलते ही आ गया सेट, वेरी वेरी गुड। ये प्रॉपर्टी हमको ये सिखा के गई है प्रॉपर्टी 1 कि यदि किसी चार्ज को आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे खिसकाते हो तो वर्क डन जीरो होगा, चाहे ज्यादा खिसका लेना चाहे कम खिसका लेना। तो मैंने थोड़ा सा खिसकाया तो वर्क डन जीरो। अब इस एफ को क्यू ही लिख सकता हूं, एफ इक्वल टू क्यू ही। अब तो दोस्ती कर लो इस फॉर्मूले से, जब कोई क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, बेटा यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, क्यू स्मॉल क्यू, जो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड में खिसकाया है आपने, तो ये कितनी फोर्स महसूस करेगा? क्यू ई। इस क्यू को यहां ले जाओ तो यहाँ क्या बचेगा? जीरो इक्वल टू ई डॉट डी आर। होप कि आपको यहां समझ में आ गया। अब इसको डॉट प्रोडक्ट को खोल रहा हूं मैं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो ई डॉट डी आर, ई डी आर कॉस थीटा। मुझे बताइए जब हम ए डॉट बी खोलते हैं तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है? ये थीटा होता है उन दो वेक्टरों के बीच का जिनका डॉट प्रोडक्ट आपने खोला है, यानी ए और बी का। अब यहाँ पे ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? तो फिर ये बताओ, ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन का और डी आर उस जगह का, ई और डी आर के बीच का। अब आप बताओ, ई डी आर कॉस थीटा, इन तीनों का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, ई डी आर कॉस थीटा। तो मुझे बताओ यदि तीन लोगों का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू जीरो, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू जीरो, तो साला कोई तो जीरो होगा, कोई तो जीरो होगा, तभी तो जीरो आ रहा है। हो सकता है दोनों जीरो हो सकता है तीनों जीरो हो, पर कम से कम एक तो जीरो होगा। अब आप बताइए, ई डी आर कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है नहीं, वहां पर साफ दिख रहा है, यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा है, उससे कुछ दूरी पर हमें तो कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हम कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थोड़ी नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। डी आर स्मॉल जरूर है पर जीरो नहीं है, डी आर स्मॉल डिस्टेंस जरूर है लेकिन जीरो नहीं है। आपने अपनी लैंग्वेज में बोला लेट अ टेस्ट चार्ज इज मूव थ्रू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो अब सारी शक की सुई किस पे जाके ठहर गई? अभी हमें इन तीनों पे शक था, लेकिन अब पूरा भरोसा है कि अब साला यही टू ही जीरो होगा, दैट इज यदि इन तीनों का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है तो साला टू ही जीरो है, कॉस थीटा जीरो है। कॉस थीटा जीरो है तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री। बोलो किस किस के बीच का एंगल था थीटा? ई और डी आर के बीच का एंगल था, ई और डी आर के बीच में। इसका मतलब ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, जो ई वेक्टर है वो डी आर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि ई और डी आर के बीच का एंगल 90। अब डी आर तो ये ना बेटा, ये डी आर है, डी आर क्या चीज है? इक्विपोटेंशियल सरफेस का छोटा सा, बहुत बहुत अति सूक्ष्म छोटा सा पोर्शन, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आड़ी टेढ़ी तिरछी नहीं, आड़ी टेढ़ी तिरछी नहीं, उसके परपेंडिकुलर जाएगी। बोलो ये दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आई या नहीं आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का जो रिश्ता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, बशर्ते डी आर क्या होना चाहिए? इक्विपोटेंशियल सरफेस का कोई भी छोटा सा पोर्शन। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। इक्विपोटेंशियल, ये दोनों प्रॉपर्टी पहली, अच्छा ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये वाली दोनों प्रॉपर्टी कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, ये वाली, और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर वाली, ये रट लीजिए एक बार फिर से। ये प्लेस बोलते हैं
प्लेस बोलते हैं कि वर्क डन इन मूविंग, हाँ भेज देना बेटा, करनी है स्क्रीनशॉट, कोई नहीं, फिर मैं ग्रुप में भेज दूंगा। हाँ तो प्लेस क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो कथा सी होगी, कोई नहीं। वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। दूसरी है कथा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, कन्या को बुलाइए। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी रट गई। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी स्क्रीनशॉट होप की ले लिया होगा। ठीक है, चलिए हाँ, तीसरी प्रॉपर्टी अब तो आसान है और आपको खुद ही समझनी है, डिकोड करनी है। हाँ हाँ बेटा, मैं ये मेरा प्लान भी है बेटा, क्योंकि यदि मेरी कोचिंग नहीं चले, जैसे ये कोचिंग है नहीं, देखो बेटा मेहनत तो मैं पूरी करता हूँ, है नहीं, लेकिन साला किस्मत साथ नहीं दे रही पिछले 2 साल से। ठीक है, अब ऑनलाइन का मार्केट अलग है, अब भाई हम ऑफलाइन वाले टीचर थे, अचानक से ऑनलाइन आ गया, तो पहले ये सब सीखो। ठीक है, लेकिन पता है ठीक है, अब देखिए, सुनो 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 सुनो, क्या कह रहा था मैं, मैंने तो अपना एक और बिजनेस प्लान सोच रखा है। ठीक है, यदि ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा नहीं आए तो मैंने तो सोच रखा है एक ढकेल ले लूंगा, साला इस बोर्ड को ले लूंगा ढकेल पे, है ना, और ढकेल पे फिजिक्स पढ़ लो। हाँ भाई, इसको रख लूंगा ऐसे यूं करके, यूं, हाँ भाई फिजिक्स पढ़ लो, ताजी ताजी फिजिक्स पढ़ लो, ताजी ताजी फिजिक्स पढ़ लो, है नहीं, मैंने तो सोच रखा है गली मोहल्ले में जा जाके बोर्ड रख के फिजिक्स पढ़ लो। ठीक है, चलिए हाँ 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 हाँ, अरे यार क्या करूं, जब कमाई नहीं हो रही तो तरह तरीके के प्लान दिमाग में आते रहते हैं। चलिए, हाँ, आप चाहते हो कि आपका मास्टर यदि ढकेल पे ना दिखे, ठीक है, ढकेल पे ना दिखे आपको, ठीक है, तो प्लीज यार 11th में बच्चे 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 भेजो 11th में। ठीक, भैया आपकी भी तो रेपुटेशन खराब होगी कि साला हम इस मास्टर से पढ़ते हैं, साले ढकेल लेके गली मोहल्ले में आए फिजिक्स पढ़ लो। हालांकि सुनो, मेरे कुछ लोग मुझसे इतना इम्प्रेस हैं, कुछ लोग मुझसे इतना इम्प्रेसिव हैं, ठीक है, इतना कि सर आप तो बड़ी शानदार फिजिक्स पढ़ाते हो, तो मैं तो ये भी चाहता हूँ, अच्छा मैं छोटा ही नहीं बड़ा भी सोचता हूँ, साला मैं इसमें से किसी अच्छे बच्चे को पकड़ के टीवीएस स्काई शॉप के जो ऐड आते हैं ना, स्काई, जो स्काई शॉप के, ठीक है, कि पहले मैं कंजड़ा था, मुझे फिजिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, मैं बहुत नाउम्मीद हो चुका था, फिर अचानक किसी ने ऋतुराज सर के बारे में बताया कि आप उनकी क्लास ज्वाइन करो, फिर मैंने क्लास ज्वाइन की, ओ ये तो मजा आ गया, ये तो मजा आ गया, अब तो मैं एडिशनल के क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, अब तो मैं एडिशनल के क्वेश्चन भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये हर तरीके की चीज सोच रखी है। ठीक है, बड़े ही तेजस्वी लोग हैं। ठीक, चलो ओके, अब यार अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे भी तो निकालूंगा। आइए तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है, देखो पहली वर्कडन वाली जीरो हो गई, वर्कडन वाली जीरो हो गई, दूसरी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर। तीसरी प्रॉपर्टी कंडक्टर, ये कंडक्टर है किसी भी शेप का, आपने घर में एल्युमिनियम फॉइल ली ना, खाना रैप करने वाली, उसको यूं लेके यूं रोल कर देना, रोल करने के बाद वो किसी भी शेप बन सकती है। ठीक है, तो यदि सुनना, मैंने कोई कंडक्टर लिया और ये किसी भी शेप का है, तीसरी प्रॉपर्टी सुनिए, कंडक्टर सरफेस ऑफ कंडक्टर, यदि वो कंडक्टर की सरफेस है तो वो पक्का इक्विपोटेंशियल होगी, मतलब जिसपे कंडक्टर वर्ड जुड़ गया उसकी सरफेस हमेशा 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 इक्विपोटेंशियल होगी, व्हाट एवर बी द शेप। यदि ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इसकी कुछ भी शेप हो, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कंडक्टर को, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तेरी सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होगी, ये आशीर्वाद कंडक्टर को अलग से मिला हुआ है, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होगी। तो मेरी इस प्रॉपर्टी को ठीक से सुनिए, कंडक्टर ऑफ एनी शेप ऑलवेज हैव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चलिए मैं प्रूव कराता हूं इसको, ये तीसरी, जैसे ये कंडक्टर है, हम ये तो जानते हैं ना, कंडक्टर को जब चार्ज दोगे तो वो सरफेस पर ही चला जाता है। चलो बताइए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कंडक्टर के अंदर, ई इनसाइड कितना होता है कंडक्टर के अंदर? जी हाँ,
भूल गए हो तो याद दिलाता हूं, आपके फर्स्ट यूटी में फिजिक्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं? फर्स्ट यूटी में आपके फिजिक्स में कितने मार्क्स आने वाले हैं? जी हाँ, कंडक्टर के अंदर वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 और ऑलवेज, ऑलवेज 0। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 रहता है हमेशा, चाहे कैसी भी शेप हो, ये हम जानते हैं। अब सुनिए, प्लीज ढंग से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। कंडक्टर की सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल होती है। यदि यहां पर 10 वोल्ट है, यदि यहां पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो साला यहाँ पिच के हुए पे भी 10 वोल्ट होगा। या ये थोड़ा सा शेप डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा। चलिए प्रूव कराता हूं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, हमेशा। अब आप बताइए, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, कहां तक 0? अप टू सरफेस। सुनो, कहां तक 0? थोड़ा सा शब्द सुनना, अप टू सरफेस। यानी यहां से यदि मैं चलता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। आप बोल सकते हो लगभग अप टू सरफेस। केवल सरफेस पे जाके एकदम से धप्पा होकर पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। यानी सरफेस से जस्ट 0.001 mm तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो अब आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ये होता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है ना? तो अब आप बताइए, यदि इस फॉर्मूले को मैं इतनी जगह यूज कर लूं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां करूं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां करूं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यहां करूं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अप टू सरफेस तक करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखना पड़ेगा मुझे? 0। तो माइनस dV अपॉन dr। तो बताइए, dV अपॉन dr हो गया 0। अब थोड़ी सी मैथ लगाइए, यदि किसी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, यदि किसी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, तो पक्का ये भाई साहब कांस्टेंट है, पक्का ये भाई साहब कांस्टेंट है। तो सुनेंगे मेरी बात, ये न्यूमेरिकल में मदद करेगी। पोटेंशियल कांस्टेंट, यानी सलमान खान, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, तो फिर मैं कंडक्टर के बाहर आके ही बदलूंगा। मतलब कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल फिक्स हो जाता है। यहां पर पोटेंशियल यदि 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, अप टू सरफेस 10 वोल्ट होगा। यानी जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है, वही, और पूरी जगह, यानी पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट। यदि यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट। तो बताइए, कंडक्टर की जो सरफेस हुई वो कैसी हुई? कंडक्टर की सरफेस कैसी हुई? अबे चाट के नहीं बताना उसे, सर बड़ी टेस्टी हुई, फिलहाल के सीन में बताना है। कंडक्टर की सरफेस कैसी हुई? इक्यू पोटेंशियल। कैसी हुई? इक्यू पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये तीसरी भी प्रूफ हो गई। अब एक चीज सुनिए, बहुत दिन से कई लोग मुझसे एक डाउट पहले पूछा करते थे, आपको नहीं याद, पर मैंने एक डाउट उधार कर रखा था, वो डाउट भी पूरा होने वाला है। चौथी प्रॉपर्टी सुनेंगे सब लोग। चौथी प्रॉपर्टी, चौथी एक्चुअली प्रॉपर्टी नहीं है, एक नोट। बेटा आप थोड़ी देर के लिए नेहा कक्कड़ बन जाओ या ओ इट्स बहादुर शाह, ये बन जाओ। आपको एक रिमिक्स गाना जनरेट करना है। बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्लस प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने जो पढ़ाई है, ये वाली प्रॉपर्टी और इससे पहली वाली प्रॉपर्टी को जोड़ के यदि एक गाना बनाऊं, एक स्टेटमेंट बनाऊं, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? टाइप करके बताइए। आपको 2 मिनट दे रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 का स्टेटमेंट पढ़िए, प्रॉपर्टी नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़िए। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के एक नई प्रॉपर्टी जनरेट करके बताइए। बताइए, मैं बता देता हूं, शायद आप गलत ट्रैक पे चले गए, आप तो सच्चे में नेहा कक्कड़ बन गए। यानी नेहा, मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बेटा प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को मिक्स कर दूं तो ये बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब सोच के देखो, ये लाइन ट्रू है या नहीं? और ये मैंने 2 और 3 को मिक्स करके बनाई है, ये मैंने 2 और 3 को मिक्स करके बताई है। 2 और 3 को बताना। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर होगी।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल के, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। और प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है कि कंडक्टर इज सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है यो हनी सिंह वाली यो कि कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो ये प्रॉपर्टी भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। डू यू पल्ले दिस प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी को प्रूफ नहीं कर सकते, कर चुके हैं, इसलिए कर चुके हैं, मिक्स किया ये, ठीक है। ओ अब आप बताता हूं, ये आपका कई दिनों पहले का डाउट था, कई दिनों पहले का डाउट था जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सुनिए सब लोग, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा रहा था तो मैंने लास्ट वाली प्रॉपर्टी आपसे ये बोली थी। यदि तुम में से किसी के पास वो वीडियो हो तो वो दिख जाएगा कि बेटा आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी को रट लो। कौन सी प्रॉपर्टी थी याद है? हाँ वैद्य को ध्यान है, कौन सी? कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे नहीं और कंडक्टर की सरफेस पे परपेंडिकुलर ही बनाएंगे। ये प्रॉपर्टी थी 9वीं। आज उस समय मैंने प्रूफ नहीं कराया था, लेकिन आज वो प्रूफ करा दिया। देखो ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है ना। और दूसरी आज ये प्रूफ कर दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर की सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इसका। चलिए एक और प्रॉपर्टी जिसे आप सुनते ही, ठीक है, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काट सकती, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को नहीं काट सकती, वैसे ही जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे, जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करोगे तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं काटेंगे। वैसे ही दो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी नहीं काटनी चाहिए। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है कि देखो यदि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो बताइए इसके अंदर घमंड क्या है कि जैसे ये 10 वोल्ट 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 10 वोल्ट, तो इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट। चाहे वो पॉइंट ए हो चाहे वो पॉइंट बी हो, तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी कि इन सब पर 10-10 वोल्ट। अब सपोज करो ये कोई दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने ये बना दी, ये कह रहा है कि यहां पोटेंशियल सुनो कि 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट 20 वोल्ट, चलो मान ली। लेकिन पता है अब इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे भसड़ नहीं होगी, क्योंकि ये पॉइंट इस वाले का है, ये पॉइंट इस वाले का भी है। तो ये वाला सरफेस कह रहा है कि यहाँ 10 वोल्ट होना चाहिए, ये कह रहा है ना 20 वोल्ट होना चाहिए, ये कह रहा है यहाँ पे 10 वोल्ट होना चाहिए, ये कह रहा है ना 20 वोल्ट। हो गई नहीं होगी भसड़? तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी नहीं काटेंगी। एक और मेरे पास टेक्निकली आर्गुमेंट है, वो ये कि प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये प्रॉपर्टी ये कहती है। अब आप बताना, जैसे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज करो इक्विपोटेंशियल, ये किसी का टकला है, यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस सिर्फ इतना बना दिया मैंने, सपोज करो इतना बना दिया, ठीक है, जरूरी नहीं है पूरा बनाऊं, ये एंड होने वाली है। हाँ चलो हो जाएगी, ये बात पूरी हो जाएगी शायद मेरी, ये नहीं हुई तो अगली मीटिंग तो है ही ना। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके टकले पर परपेंडिकुलर होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके टकले पर परपेंडिकुलर होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब सपोज करो दूसरी सरफेस इसे काट दे, ये दूसरे का टकला है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। अब इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी। तो बताओ जब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस काटेंगी तो उनके परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्ट करेंगे। भाई यदि दो सरफेस इंटरसेक्टिंग बना रहे हो तो उनके परपेंडिकुलर भी इंटरसेक्टिंग होंगे, और इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर सिर्फ परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो हाँ बेटा कंटिन्यू कर रहा हूं। हाँ तो मैं ये प्रॉपर्टी कंटिन्यू कर रहा हूं, यदि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस काटेंगी तो साला उनके टकले पे जो बाल उग रहे हैं वो भी काटेंगे। भाई यदि दो टकले आपस में सिर्फ फोड़ेंगे
तो उनके बाल भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो यदि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस काटेंगी तो उनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी काटेंगी, जो हो नहीं सकता। तो आप इसको, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसका आर्गुमेंट दोनों तरीके से दे सकते हो। ये वाले आर्गुमेंट को भी दे सकते हैं, हाँ बेटा टकले के तो वाल ही नहीं होते, शाबाश टकले के, लेकिन थोड़े थोड़े रोए होते हैं, है ना, ये मान लो रोए तो होते थोड़े थोड़े, है नहीं, ठीक, चलिए। तो ये थी बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज, जिसमें पहली दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली दो सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आ जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस की सबसे वाहियात चीज, जो मुझे पढ़ाने में भी बड़ा वाहियात सा लगता है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है साला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ साथ एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस सिचुएशन हम देंगे कि यदि ये सिचुएशन हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होगी, यदि ये सिचुएशन हो तो। चलिए सबसे पहला है, एक्चुअली मैं 4 क्वेश्चन रटे, इसमें ना 4 क्वेश्चन रटे रटाए आते हैं। क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन है ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। नंबर फर्स्ट, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, नंबर 2, in an uniform electric field, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, स्टार। तीसरा है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, चौथा है ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। सुनिए ये 4 क्वेश्चन है, इन्हीं 4 क्वेश्चनों को रट लेना है आपको, सॉल्यूशन को, सॉरी, इस 4 के अलावा 5वां नहीं आएगा। जैसे आपको दुनिया की हर शेप का वॉल्यूम नहीं पूछते, आपसे स्फीयर का पूछ लेते हैं, आपसे सिलेंडर का पूछ लेते हैं ना, आपसे कोन का पूछ लेते हैं, वैसे ही हर सरफेस का वॉल्यूम नहीं पूछ सकते आपसे। तो ये रटे रटाए 4 क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगा लेना इस पे भी, ये हल्के में नहीं लेना इस क्वेश्चन को। वो कह रहा है ड्रॉ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी थी ना, कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स देयर प्रॉपर्टीज, या ये आ जाता था ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू फलाना ड्यू टू ढिकाना। वैसे ही ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसमें सबसे सस्ता पहला वाला है। सॉल्यूशन सुनेंगे, सबसे पहला वाला सुनेंगे बेटा, आंसर देखिए। इसको ड्रॉ करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे, आंसर कॉन्सेप्ट यूज, जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बस इतना ध्यान रखेंगे कि एक तो ये काटनी नहीं चाहिए आपस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये 2 चीजें याद रखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डज नॉट इंटरसेक्ट। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस can't intersect each other. इन 2 चीजों का याद करके ही ये ड्राइंग हो पाती है। तो चलिए पहला देखिए, यदि ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, ये रख दिया और आपसे कहा इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा। मैं आंसर नहीं भी दूं तो भी आप जानते हैं कैसा दिखेगा, क्योंकि मैंने इकलौती इक्विपोटेंशियल सरफेस जो सिखाई है वो इसी की सिखाई है। बताना यदि ये पॉइंट चार्ज है तो यदि इससे इतनी दूरी पर कुछ पोटेंशियल है तो इससे उतनी दूरी पर वही पोटेंशियल होगा, यही पोटेंशियल होगा, उतनी दूरी पर यही। बताना ये जो पॉइंट मैंने दिखाए हैं इन सभी पॉइंटों पर पोटेंशियल कैसा है, सेम। और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये स्फीयर खिंचता हुआ आएगा, स्फीयर खींचेगा। तो ये तो बहुत सबसे आसान क्वेश्चन था कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। तो यदि अकेला पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचेगी वो स्फेरिकल खींचेगी। आ गया नहीं आ गया। अब महाराज पता है क्या और बोलते हैं, 1 नहीं 2 खींचो, 2 नहीं 3 खींचो।
तो यदि ये पॉइंट चार्ज है तो बताइए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच दी मैंने, खींच दी। वो कहता है एक और खींचो, लो एक और खींच दी मैंने, एक और खींच दी, ठीक है। लो उसने कहा नहीं दो खींचो, लो मैंने दो खींच दी। तो ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दूसरी वाली अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बताना। अच्छा पता है इसमें ये सबसे सस्ता वाला था इसलिए पहले खींच दिया आपने, वरना ये प्रॉपर्टी से यूज होके बनते हैं फिगर। अच्छा आप, मैं यदि आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गौर से देखो, ऐसे एक्टिंग करो कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं दिख रही, बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। तो गौर से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है, रेडियली वर्ड का मतलब होता है रेडियस को ही आगे खींच दो, रेडियस को ही आगे बढ़ा दो रेडियली। और ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, तो बताना रेडियस और स्फीयर परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये इसके परपेंडिकुलर ही तो होगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई है इसके परपेंडिकुलर ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके बेटा ध्यान रखना मैंने दो स्फीयर खींचे हैं, ये दोनों अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। देखो अच्छा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, बेटा ये है सरफेस 1A और ये है सरफेस B, ए के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, बी के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए और बी पे पोटेंशियल सेम होगा, उल्टा ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा बेटा। किस आधार पे? आपने मुझसे जो गुड मॉर्निंग करी थी उस आधार पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी डायरेक्शन, कौन से गुड मॉर्निंग करी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो यहां ज्यादा होगा या कम होगा या और कम होगा, ठीक है। अब वो ये कहता है एक चीज और सुनिए बेटा, एक चीज और वो कहता है नहीं तीन खींचो, तो पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हम दो से ज्यादा खींचते हैं तो फिर इसमें अपनी तरफ से एक चीज और डालते हैं। अब मैं जो अगली, वो ये कह रहा है नहीं तीन खींचो, वो ये कह रहा है तीन खींचो, थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब आपको इसमें एक चीज और समझाऊंगा अभी, थोड़ी, ठीक है। अब वो कह रहा है नहीं दो नहीं तीन, नो डाउट आप तीन नहीं इनफाइनाइट खींच लोगे, मुझे पता है। बताइए यदि मुझे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचनी है तो सबको पता है वो भी स्फीयर ही खींचेगा, लेकिन अब मैं जो अगला स्फीयर खींचूंगा इन दोनों के बीच में जो गैप है थोड़ा सा गैप बढ़ा दूंगा, अभी वो मैं समझाऊंगा ये। अब आप बताइए ए और बी में जो गैप है क्या बी और सी में भी वही गैप है क्या? खींचे मैंने, ध्यान रखना, पहले बताओ ए और बी में जो गैप दिख रहा है क्या बी और सी में भी वही गैप दिख रहा है? नहीं, गैप बढ़ गया है, गैप बढ़ गया है, लेकिन तीनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस वाले फिगर में ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा और बी का सी से ज्यादा होगा। कल जो प्रॉपर्टी पढ़ाई थी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तस्वीर बनाने को तो आप कैसा भी स्फीयर बना सकते हो, लेकिन हम इस तरीके से बनाते हैं। अब आपको बताता हूं क्या, ये बताइए ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा? ए और बी के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भाई एक जैसा पोटेंशियल तो है नहीं, नहीं है ना, ठीक है। और बी और सी के में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पर आपको एक चीज बता रहा हूं, हियर ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बी और सी का भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा यदि आप इस डिस्टेंस के साथ बनाते हो तो। देखो जैसे यदि इस डिस्टेंस, ये जो मैंने बोला है कि पहले जो गैप है उस गैप को बढ़ा देना, यदि इस चीज का यूज कर रहे हो तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बी और सी के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलिए मैं समझाता हूं कैसे। बेटा सिंस E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr होता है, E इक्वल टू, और E का जो मैग्नीट्यूड होता है वो dV अपॉन dr, पल्ले पड़ गया, यदि केवल माइनस साइन तो डायरेक्शन का इशू है और कुछ है ही नहीं। तो यहां पे एक चीज नोटिस करिए, यानी फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, यदि आप चाहते हो कि वही पोटेंशियल डिफरेंस ऑपरेट हो, दैट इज, और यदि ये लाइन नहीं समझ में आ गई, इफ dV इक्वल टू कांस्टेंट,
यदि ये डीवी आप, डीवी माने पोटेंशियल डिफरेंस, तो बताइए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर हो जाएगी ना भाई। यदि डीवी, मैंने बोला इफ, यदि डीवी कांस्टेंट है तो ई डी आर के इनवर्सली हो गया, और डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई। यानी जैसे जैसे ई घटेगा, जैसे जैसे ई घटेगा डी आर बढ़ेगा। डी आर माने, अच्छा ये क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या चीज है? इन्हीं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस है उनका बीच का डिस्टेंस। डीवी माने पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस, और डी आर उन्हीं दो पॉइंटों की डिस्टेंस। डीवी माने पोटेंशियल डिफरेंस और डी आर माने उन दो पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन। तो यदि मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है चारे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा वैसे वैसे सेपरेशन बिटवीन द पोटेंशियल फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। तो देखो आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है या बढ़ता है आगे जाने पर। अच्छा गौर से देखो, एक चीज आपको, एक चीज और बताऊं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक प्रॉपर्टी कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होती हैं डेंसिटी वाइज, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? तगड़ा। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में स्पेसिंग बढ़ने लग जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की स्पेसिंग बढ़ने लग जाए, वो कम हो जाता है। तो आप किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए स्ट्रक्चर, तो आपको एक और चीज विजुलाइज होगी यदि आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो। बेटा गौर से देखो, जब हम चार्ज के पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेसिंग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेसिंग पास पास है, क्राउडेड है। लेकिन जब हम थोड़ा दूर हो गए तो इनके बीच की स्पेसिंग देखो कितनी हो गई है, इसके और इसके बीच की स्पेसिंग देखो कैसी है। और जब हम पास थे तो इनके बीच की स्पेसिंग कम थी। तो पता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये भी बात घुसी हुई है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बताइए, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेसिंग बढ़ रही है तो कम हो रहा है। तो वैसे तो हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से आगे बढ़ोगे, पॉइंट चार्ज की वजह से आगे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है, ये बात तो हमें पता ही है। लेकिन मैंने इसको डेंसिटी वाइज भी समझा दिया कि आप गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब निकलती है तो यहाँ पे डेंसिटी उनकी तगड़ी होती है, आगे जाके उनकी डेंसिटी वीक हो जाती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है। तो अब आप बताना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आगे जाके जब हम बी से सी की ओर हिसके थे, बी से सी की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था कम। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया था तो बी और सी के बीच की डिस्टेंस फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस, वो भाई आगे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कम। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया तो जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। ये है कहानी। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं, देखिए बेटा गौर से देखना, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 6060 खोलिए, एनसीईआरटी का पेज नंबर 6060। बेटा नोट्स में शायद ये चीज नहीं होगी, स्क्रीनशॉट तो ले लेना आप, मैं भी, है ना, अपने तरीके से नोट्स बनाना। पेज नंबर 60 खोलिए, तो कोने में, इधर कोने में, ये देखिए कैमरे पे ला रहा हूं मैं, कहां है कैमरा, इधर ये दो फिगर बन रहे हैं, इस फिगर को उठा के इसमें घुसेड़ दो। ये एक्चुअली मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है। ये क्या चीज है? किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये क्या चीज है? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप इन सर्किल को देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सर्किल्स के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, भले ही वो सर्किल नहीं, सॉरी स्फीयर, ध्यान रखना, भले ही वो स्फीयर है, लेकिन इनके बीच की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की स्पेसिंग है वो भी मैं बढ़ाता चला गया हूं। पता है इसका क्या मतलब है? ये देखिए, इस फिगर को उठा के यहां रख दीजिए, वो ये वाला फिगर बन जाएगा। ठीक है, ये पेज नंबर 60 पे जो कोने में फिगर था, वहां हेडिंग है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
कि अब हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है किसकी वजह से? यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो बेटा दूसरे का सॉल्यूशन, सपोज करो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है? इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है? यूनिफॉर्म। यानी ऐसा नहीं है कि कहीं क्राउडेड हो और कहीं जाके डेंसिटी कम हो जाए, यूनिफॉर्म। अब यहां पे जो मैं मिटा चुका हूं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, बस इतना ध्यान रखना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो यदि मुझे उस प्रॉपर्टी का ध्यान देना है कि एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करनी है जो इनके परपेंडिकुलर हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये खींचेगी। चेक करिए, सिर्फ और सिर्फ ये खींचेगी ऐसे। सोचो, ऐसे रखिए, ये है या नहीं है परपेंडिकुलर? थोड़ा सा और 3D फील कराने की कोशिश करता हूं मैं, चलो थोड़ा और 3D फील कराने की कोशिश करता हूं। ये जितने में, ये गौर से देखो, ये जो प्लेन है ये प्लेन है। मतलब यदि मैं इसको वैसे समझाऊं एक्सिस में, यदि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस की ओर होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स एक्सिस की ओर होती ऐसे करके, तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड प्लेन, देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता। इसका मतलब इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इस पॉइंट, इन पॉइंटों पर पोटेंशियल कैसा है? सेम। पहले बताओ ये ढांचा समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया? और इसके अलावा आप यदि सोचते हो कि सर मैं ऐसे खींच दूं, ये लाइन है, मैं ऐसे खींच दूं, स्फीयर खींच दूंगा, तो ये स्फीयर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां तो परपेंडिकुलर है, पर यहां थोड़ी नहीं है परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ने कसम खा रखी है कि मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर रहूंगी। तो ये वो फिगर है, यही वो फिगर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर रह सकती हैं। तो यानी ये समझ में आया? तो मुझे ये बताइए, यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, आपसे मैं ये कहूं, इसमें तो मैंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्स की ओर है, बताइए यदि इसमें ये बोल दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स की ओर है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे खींचोगे? तो जब वो ये बोल रहे हैं एक्स की ओर, तब आप ये बोलोगे वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। अब वो कह रहा है एक और खींचो, लो एक और खींच देंगे हम, लो वो ये कह रहा है एक और खींचो, ये लो एक और खींच दिया, आगे एक और खींच दिया, वो कह रहा है एक और खींचो। अब ध्यान रखना, अब मैं इस चीज को, अब की बार मैंने ये जो, ये सपोज करो ये ए है और ये बी है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, दोनों में। अब वो कह रहा है एक और खींचो, तो पता है एक और खींचते समय जितना स्पेस ये होगा उतना ही स्पेस आगे खींच के एक और बना दीजिए। क्यों भाई, अब की बार स्पेसिंग सेम क्यों रही? स्पेसिंग सेम क्यों रही? ये था पॉइंट सी, यानी ये जो डिस्टेंस है आर, ये भी आर होनी चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो बताइए, ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, सी का पोटेंशियल बराबर है, ये ट्रू लिखा है या फॉल्स है? ये ट्रू या फॉल्स? जल्दी बोलो, ये ट्रू या फॉल्स? पहले ये लाइन, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, बी का सी से ज्यादा होगा। आप इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसने ट्रू लिखा वो समझा नहीं बेटा, ये अपने आप में सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यदि यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ 20 20 20 20 20 20 20, यहाँ आके 15 हो जाएगा, यहाँ आके 5 वो 10 हो जाएगा। अब की बार स्पेसिंग सेम क्यों रखी है? इस बार इनके बीच की स्पेसिंग सेम क्यों रखी है? तो बताता हूं। देखो सिंस, ये एक्सप्लेन नहीं करना आपको, माय सिंस इक्वल टू नोट, इसी में सिंस इक्वल टू डीवी अपॉन डी आर होता है ना। अब आप बताओ, इसका मतलब यहां से डी आर किसके बराबर हो गया? डीवी अपॉन डी। अब फॉर सेम, सिंस यहां पे डी कैसा है बेटा? सॉरी डी नहीं, ई, सॉरी ई है। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ? यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, सिंस ई इक्वल टू यूनिफॉर्म,
इसका मतलब dr डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv। अब इसका क्या मतलब है, यानी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही, तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रख रहे हो तो डिस्टेंस भी सेम रहेगी। फॉर सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस भी सेम रहेगी। इसीलिए इनके बीच का सेम, यानी नोट यहां पर एक और चीज नोट कर रहा हूं। पहली बात ये, दूसरी बात ये कि ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी और सी का भी वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बी और सी का भी वही होगा। ये एक्सप्लेनेशन, रीजन मैं आपको एक और तरीके से बताऊंगा अभी। इसी में एक और तरीके से बताता हूं। देखिए, आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए बेटा। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आपको एक चीज और बताता हूं, इस चीज को एक्सप्लेन करने की एक और कोशिश मेरी। आपको ध्यान है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 यूनिट और ये 2 यूनिट है, 2 और 2, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2। ठीक है, 1 मिनट, किसी ने कोई क्वेश्चन फेंक के मारा है? ना रीजन नहीं लिखना। आपको एग्जाम में रीजन नहीं लिखना, सिर्फ ड्रॉ करके आ जाना है बस। आपको एग्जाम में अच्छी बात यह कि सिर्फ ड्रॉ करके आ जाना है। और आज ये मैं ठीक है ना। चलो, अब आपको ध्यान है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ये भी एक फॉर्मूला हुआ करता था। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए, यदि मैं इस फॉर्मूले को VA therefore VA माइनस VB के लिए यूज करूं, तो A और B के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 यूनिट। डिस्टेंस कितनी है? 2 यूनिट, यानी 20 यूनिट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। और यदि मैं B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो B और C के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10, डिस्टेंस है 2। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, B और C के बीच में भी वही पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब हम दो से ज्यादा सरफेसेस बनाते हैं तो ये चीज का ध्यान रख के बनाते हैं, ये चीज का। अब 1 मिनट सुनना, यदि मैं आपसे कहूं मुझे एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है, एक और आगे, तो कितना गैप रखना पड़ेगा? कितनी दूरी पर D बनानी पड़ेगी? कितनी दूरी पर ही D बनाऊं? 2 यूनिट की डिस्टेंस पर। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस पर D बना देना। अब आप प्लीज पलक मत झपकाना, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब मैं इसमें एक अच्छा केस, एक बढ़िया एग्जांपल, बेटा स्टार एग्जांपल है, ध्यान रखना। अब आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं, एक और एग्जांपल है ना, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं, सुनेंगे, जो डायरेक्शन वाइज तो फिक्स है, लेकिन थोड़ा आगे चल के थोड़ा सा ऐसे हो गया। बताइए इसका क्या मतलब है? कि पहले मैंने 3 लाइन बनाई है, आगे जाके कुछ 1 2 3 4 5, मतलब आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। सपोज करो आगे जाके और स्ट्रांग हो गया है। अब मुझसे कोई कहे इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, प्लीज बेटा, अच्छे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन, सबके लिए नहीं है। मैं साफ बोल रहा हूं, यदि आपका मेंटल लेवल डाउन है तो इसमें रिवर्स क्वेश्चन फेंक के मत मारना, सर ये नहीं आया समझ में, हो सकता है नहीं आया समझ में। अब मुझसे कहा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो देखिए यहां मैंने नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऐसे है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर ही खींचेगा। एक तो ये खिंच गया ए, अब बी ऐसे खींचेगा, ए और बी। पता है सी कैसे खींचेगा? सी आएगा ऐसे, फील करिए, सी ऐसे, और डी आएगा ऐसे। सी डी ऐसे खींचेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस।
और अब आपको एक मजे की बात बताता हूं, बताना क्या इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच में भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बी और सी के बीच में वही इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, बढ़ गया है। इन दोनों के बीच में वही इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, और बढ़ गया है। सपोज करो वी, देखो वी ए माइनस वी बी। अब आप देखना मैं जो समझाना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 यूनिट का, कितना? 10 यूनिट का, और सपोज करो उनके बीच की डिस्टेंस भी 10 है, तो आंसर आ गया 100 वोल्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस। अब वी बी माइनस वी सी 100 वोल्ट। अब आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया है 20। बी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ चुकी है, तो डिस्टेंस बी और सी के बीच की 5 करोगे तब जाके वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। यानी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो डिस्टेंस को घटना पड़ेगा, तब वही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। समझिए, ये इलेक्ट्रिक ई, छोटा सा ई लिख रहा हूं मैं, और ये छोटा सा आर लिख रहा हूं। अब आप फील करिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन बढ़ गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन बढ़ जाए, तो डिस्टेंस को थोड़ा कम होना पड़ेगा, तब जाके वही। तो बताइए इस फिगर में, बताइए जिस तरीके का मैंने फिगर बनाया ये वाला, ये नया एग्जाम्पल, ठीक है? अब तो अच्छे से समझ में आया ना? वेरी गुड, थैंक यू। चल कैसे भी सही वेदर, मुझे खुशी हुई कि आपको मैं डिलीवर कर पाया। वेदर पे तो अच्छा बच्चा है, यदि उसको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा तो इसका मतलब औरों को तो और अच्छा लगा होगा। तो इसका मतलब मैं इसे तो देखो, इन दोनों में समानता क्या है? इन दोनों फिगर में समानता क्या है? दोनों में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक प्लेन बने, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस बने, प्लेन। लेकिन असमानता यह कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चलता रहा, यूनिफॉर्म चलता रहा। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में था, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आगे था। तो अब आप बताइए, होप कि मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आने लगा। बेटा ये अलग एग्जाम्पल है, और ये भी आपकी एनसीईआरटी में है। आपको बताता हूं ये एनसीईआरटी में क्या है। देखिए एक मिनट, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और बोर्ड में आया हुआ एग्जाम्पल है ये। पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 मैं बता देता हूं, पेज 91 एक्सरसाइज का 2.34 और 2.34 का बी, 2.34 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? डिस्क्राइब सिमेट्रिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस करस्पॉन्डिंग टू, पहला है अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन, कि यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और जेड डायरेक्शन में हो। आप एक काम करना, इसको जेड डायरेक्शन बोल देना। बेटा ये जेड डायरेक्शन हो जाएंगे, तो ये प्लेन किस दिशा, ये प्लेन किस फ्रेम में आ जाएंगे बोलो? यदि इसको मैं जेड बोल दूं, जरूरी नहीं है कि आप इसको ही एक्स बोलो। बेटा यदि एक्स वाई और जेड ऐसे बोल दो तो बिल्कुल ठीक। यदि ये जेड डायरेक्शन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्स वाई प्लेन होंगे। पीछे आंसर देखो, आंसर देखो पीछे, आंसर 2.34 का, ये भगवान इज्जत बचा लेना है ना, 2.34 का, हाँ, प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई। अब दूसरा क्वेश्चन, उसका आंसर क्या है? क्वेश्चन पढ़िए, अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड, एक ऐसा फील्ड जो धीमे धीमे मैग्नीट्यूड में बढ़ रहा है लेकिन रिमेन्स इन कांस्टेंट जेड डायरेक्शन, ये वाले, ये उसका आंसर है। कि देखिए जेड डायरेक्शन में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, बस धीमे 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 बढ़ रहा है, तो उसका आंसर ये है। बेटा पल्ले पड़ा या नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 2.34 का बी का आंसर पढ़ लीजिए, इसका आंसर पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है? सेम एज इन ए, जैसा फिगर ये है वैसे ही बनेगा, एक्सेप्ट दैट प्लेन्स डिफरिंग बाय अ फिक्स्ड पोटेंशियल गेट क्लोजर एज फील्ड इंक्रीजेस। जैसे जैसे फील्ड बढ़ेगा पोटेंशियल्स, ये प्लेन आसपास आने लग जाएंगे। चलिए अब आ जाइए, स्क्रीनशॉट ले लिया, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में, ये भी। अब आ जाओ, अभी तो 2 क्वेश्चन रह गए बेटा, और ये 2 खत्म होने से पहले मीटिंग चली जाए।
तो आपको फिर तीसरी कनेक्ट करनी है। ठीक है, सी तीसरा क्वेश्चन, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां बना देता हूं, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बेटा डायपोल ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू। अब कहा कि अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ। तो पहले इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि बनानी है तो आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बिना बनती नहीं है ये, केवल वो पहला वाला जो स्फीयर था ना वो ही बन पाया, क्योंकि उसके दिमाग के लिए वो पहले से ही सेट था कि पॉइंट चार्ज की वजह से स्फीयर खींचेगा बस। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। और ये मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो केवल ऊपर नीचे नहीं होती, आगे पीछे भी होती है। याद है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ड्यू टू डाइपोल। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं मैं, गौर से देखना, क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म है क्या? जैसे पॉइंट चार्ज था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे मैं यूं कहूं 2 सेंटीमीटर पर, इसकी जो स्पेसिंग थी 2 सेंटीमीटर पर, जो दूरी इनके बीच में थी वही दूरी इनके बीच में थी, वही दूरी इनके, वही दूरी इनके। लेकिन यहां देखिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है। चलो एक तो मैंने ऐसे ही बना दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक तो चलो ऐसे बना दिया। गौर से देखो, अब अगली जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, प्लीज ध्यान देना, इधर पास बनेगी और इधर थोड़ी दूर बनेगी। देखो यहां पास बनेगी, यहां दूर बनेगी। हैंड टू हैंड, पेज नंबर 60 खोलिए, मैं भी पेज नंबर 60, नीचे एक फिगर बन रहा है, देखो ये वाला, ये जी हाँ ये वाला, इस पे थोड़ा ध्यान देना। मैं इसे बना रहा हूं बेटा, ये फिगर एक झटके में समझ में आ जाएगा, नहीं आए तो रट लेना। अभी ये बताना है और फिर उसके बाद ये बताना है, तब जाके मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। मैं अभी बता देता हूं, पहले मुझे ये समझाना है। तो देखिए, अब ये कोसेंट्रिक स्फीयर नहीं है। जब हमने सिंपली पॉइंट चार्ज का बनाया था तो कोसेंट्रिक स्फीयर बने थे, लेकिन अब पहला तो चलो मैंने छोटा सा स्फीयर बना दिया, लेकिन गौर से देखना, ये देखिए पहले पास फिर ये दूर, ऐसे ही यहां ऐसे बनेगा और यहां थोड़ा गैप बनेगा, फिर ये ऐसे, फिर देखिए यहां थोड़ा सा दूर, थोड़ा और, ये समझ पा रहे हो। और एक चीज गौर करना, इन इक्विपोटेंशियल सरफेस को बनाते वक्त थोड़ा रटना भी पड़ेगा, थोड़ा रटना भी पड़ेगा। एक चीज और गौर करना, लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर ड्रॉ होंगी, चेक करो, क्योंकि लाइंस एग्जैक्टली इसमें ऐसी नहीं है बेटा। अकेले पॉइंट चार्ज में तो लाइंस एग्जैक्टली ऐसे थी, एग्जैक्टली इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यू भी हो गई, यू भी हो गई है। तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे ड्रॉ होंगे। जल्दी बोलो। अब एनसीईआरटी के उस फिगर में और इस फिगर में पता है क्या अंतर है? यदि मैं इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनविजिबल कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनविजिबल कर लूं, तो ये वाला फिगर आपको दिखने लग जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं, पेंसिल लीजिए और इसमें इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐड कर दीजिए। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्लोली ऐड करोगे तो आप पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब इसको टच करती हैं तो परपेंडिकुलर होके ही जा रही हैं। तो थोड़ा रटना है और थोड़ा समझना भी है, क्योंकि बेटा रटना ये है कि शेप ऐसे रट लेना, क्योंकि वहां एग्जैक्टली आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी कंजूसी क्यों कर रहा है? अच्छा, अब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एनसीईआरटी से ही सब चीज समझ में आ जाती तो मेरी दुकान तो ठप हो जाती ना। हाँ, एक और चीज, अच्छा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, एक मिनट, जैसे मैं आपसे कहता हूं नहीं एग्जाम में भी ऐसा बनाएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जाम में ऐसे मिलाओगे तो ज्यादा इंप्रेसिव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ बनाओगे तो ज्यादा इंप्रेसिव, ये ज्यादा इंप्रेसिव फिगर है बेटा। खाली ये नहीं बनाना इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैं आपको एक बात बता रहा था, जहां जैसे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो ना बाबा आवेगा ना घंटा बाजेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं।
तो बेटा ये जो मिड पॉइंट है यहाँ डायपोल का, यहाँ ये बताइए यहां पोटेंशियल कितना होता है बोलो, यहां पोटेंशियल कितना होता है इक्वेटोरियल लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, पोटेंशियल जीरो होता है। इसीलिए इनको फैलाते फैलाते हम इतना नहीं लाएंगे, यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं आएगी कोई सी, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल जीरो है, तो यहां तक कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं आनी चाहिए। इसको ड्रॉ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा रट लीजिए, थोड़ा रट लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए बस। ये स्पेसिंग का चक्कर भी झोल समझ में आ गया, अक्षत समझ में आ गया, झोल, क्योंकि अक्षत तू थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछेगा, अक्षत समझ में आ गया, ये थोड़ा रटना भी है, थोड़ा रटना भी है, मैं ये भी। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन और आज का लास्ट, आज का लास्ट। कितना टाइम है? 36 मिनट। अगली मीटिंग आनी पड़ेगी यदि ढंग से समझना है तो ले ही लो बेटा, अगली मीटिंग एंड कर रहा हूं, आ जाओ अगली मीटिंग में। शुरू कर रहा हूं मैं, लास्ट एग्जांपल है बस ये देखिए। चौथा, यदि दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो, यानी कि ये वाला फिगर आ रहा है, अब ये वाला दो, ठीक है भैया, फाउंट अभी मत बताना, फाउंट डाउट होगा शायद, ये कहना चाह रही होगी। चल अब इधर देखिए, ये प्लस क्यू और ये इससे कुछ दूरी पर प्लस क्यू। अब उसने बोला इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस रटना तो पड़ेगा आपको इन दो के लिए, लेकिन रटने के साथ यदि समझना है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ध्यान है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अब गौर से देखो, इसमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहां डेंसिटी वाइज ज्यादा है, ठीक है, यहां डेंसिटी वाइज। अब गौर से देखना, इसमें इस तरीके का स्फीयर, ये ऐसे, फिर यहां स्पेस लेके यहां थोड़ा सा बढ़ा देना, यहां और ऐसे ऐसे, ये यहां डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा है, तो यहां पास पास होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और यहां पे थोड़े दूर हो जाएंगे, यहां पास पास होंगे और यहां थोड़े दूर हो जाएंगे। अब गौर से सुनना, ये स्फीयर, क्या यहां पर भी पोटेंशियल जीरो है इस बार? क्या इन पॉइंटों पर भी पोटेंशियल जीरो है क्या? नहीं, यहां जीरो नहीं है। तो पता है अब ये कैसे बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस? अगला धीमे धीमे ये एक यहां तक आगे, सपोज करो यहां, लेकिन इतना जरूर ध्यान देना है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, वो एक और, सॉरी, कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को टच कर सकते हैं, लगभग टच भी नहीं करे, लगभग टेंस टू टच है, काटेंगे नहीं। अब सोचो अगला स्फीयर बनाना है, यदि मैं इसका स्फीयर भी बना दूं और इसका भी स्फीयर बना दूं, वो तो काटने लग जाएंगे। यदि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो वो काटेंगे नहीं। जैसे दो लिक्विड ड्रॉप धीमे धीमे पास लाओगे तो ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे। इस बार यहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जिस्ट कर रही है, यहां पर भी, जो डायपोल में नहीं थी। यहां पे बेटा डायपोल में यहां इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही नहीं था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन पॉइंटों पर जीरो था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहां पे आई ही नहीं। लेकिन ये आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और जब इससे अगला वाला बना तो काटा नहीं, मिक्स हो गया, और धीमे धीमे बेटा जब बड़ा 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 बनाओगे ना, ठीक है, तो ये ऐसे बनता चला जाएगा। यानी ये इसकी है, इसे रट लो, इससे ज्यादा नहीं समझा सकता, इसलिए इसमें कोई डाउट का ऑप्शन दे ही नहीं रहा हूं। और एक चीज और गौर करिए, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है। ये बेटा बनाने से पहले आप नहीं सोच सकते थे, बनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, हाँ चीज तो सही है ऐसी ही, क्योंकि इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की वो दोनों प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर है और काट भी नहीं रही है सरफेस। ये वाले फिगर में एनसीईआरटी में पेंसिल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो आज के समाचार समाप्त हुए, शाम को 7:30 पे फिर आएंगे, लेकिन अब डाउट क्लास बेटा ऑल्टरनेट है, आज होगी फिर कल छोड़ के परसों होगी, यानी कौन सा डे है आज? बृहस्पति डे। तो टीटीएसएस में होंगी आपकी डाउट क्लास, क्योंकि अब मेरा 11th भी चालू हो रहा है, मुझे उन पे भी ध्यान देना है, ठीक है। और बेटा प्लीज
आपसे यही दरख्वास्त है कि बच्चे करो बेटा, है नहीं तो मास्टर आपका ढकेल में बच्चे करो, मतलब बैच में 11th में 12th में, नहीं तो आपका मास्टर बताओ ढकेल पे, है नहीं। फिजिक्स पढ़ाते हुए अच्छा लगेगा आपको? हाँ ठीक है, चलो बाय बेटा। ओके बेटा, अब किसी को डाउट है तो मैं रुकूं? आज की क्लास में डाउट हो तो रुकूं? माइक ऑन करूं, बोलो। हाँ टाउनशिप पर भी बिल्कुल, थर्ड वाले में टच नहीं करेंगी, वहां तक नहीं आ पाएंगी। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है ना? चलो भाई, अरे कहाँ बच्चों के नाम पे कलंक है बेटा, 10 बच्चे बस। एनी ठीक, अभी तो 11 नो डाउट आ ही नहीं रही, अभी तो वो मजे ले रही है, लेकिन प्लीज सुना सुना सा रहे बेटा। फर्स्ट कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहा बेटा, मैं किसी को कोई रिकॉर्डिंग नहीं भेज रहा। अब की बार यदि सुनो, यदि किसी ने मुझसे